डीएलएड के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत हमारा आज का टॉपिक है। विद्यालय प्रबंधन के बारे में मैंने आपको पहले ही पूर्व में पढ़ा दिया गया है, अध्याय 2 में विद्यालय प्रबंधन। अगर रिकॉल की बात करें तो विद्यालय प्रबंधन किसे कहते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। जेम्स के अनुसार विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। तो देखा आपने विद्यालय प्रबंधन किसे कहते हैं, आपको रिकॉल हो गया होगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के वो कौन कौन से फेमस सिद्धांत हैं जिनको हम यूज़ करके विद्यालय प्रबंधन के कार्य को और बेहतर बना सकते हैं, और जो हमारा विद्यालय प्रबंधन है जिसका प्रयोजन है कि शैक्षिक उद्देश्यों को 100% पूरा कर सकें, उसको पूरा करने के लिए हम उन सिद्धांतों की बारी बारी से चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं कि कौन कौन से हम टॉपिक के बारे में चर्चा करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में। शैक्षिक प्रशासन, आइए बात करते हैं। ये उत्तम शैक्षिक प्रशासन पर ही शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। प्राय शिक्षाविद शैक्षिक प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसके माध्यम से प्रशासन शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर सफलतापूर्वक अग्रसित होने में सक्षम हो सके। ठीक है, इस बात को आगे एक मैंने डायग्राम बनाया बच्चों, उसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बच्चों आप एक ये डायग्राम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। सबसे पहले आइए देखते हैं जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है वो क्या कार्य करता है। शैक्षिक प्रशासन माध्यम के आधार पर, माध्यम कौन होगा, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। किस प्रकार की व्यवस्था करेगा, जो आपको ये एरो दिख रहा है, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का नियोजन। जो हमारे पास मानवीय संसाधन है और भौतिक संसाधन है, उनका नियोजन करेंगे। उनका उपयोग हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, और उनका उपयोग करने का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है वो क्या है बच्चों, जो ऊपर आपको दर्शाया गया है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति। अर्थात शैक्षिक प्रशासन का कार्य मूल रूप से शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना है, उसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और न केवल इसमें मानवीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है, बल्कि भौतिक संसाधनों का भी भरपूर और उच्चतम प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है बच्चों, अब आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, शैक्षिक प्रशासन के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। शैक्षिक प्रशासन के मुख्य सिद्धांत, सबसे पहले मैंने इसमें लिया है शैक्षिक प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत। नौकरशाही जो सिद्धांत है वो मैक्स वेबर तथा मार्टन ने इसको दिया है, जिसको इंग्लिश में ब्यूरोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल बोला जाता है। ये एक फेमस जो मुख्य सिद्धांत है शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में। इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनता है कि शैक्षिक प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया, तो उसके रूप में आपको मैक्स वेबर तथा मार्टन का नाम लिखना होगा या लिखना पड़ेगा। ये दूसरा, ये इस प्रशासन का तात्पर्य यह है कि ज्ञान के आधार पर मानवीय तथा यांत्रिक क्रियाकलापों का सर्वश्रेष्ठ तरीके से नियंत्रण कर सकना। अर्थात जो हमारे क्रियाकलाप हैं उनको मानवीय दृष्टि से तथा यांत्रिक जो क्रियाकलाप हैं उनका सदुपयोग सर्वश्रेष्ठ तरीके से, और न केवल उनका उपयोग करना बल्कि जो लास्ट में दिया हुआ नियंत्रण कर सकना, और हम उन कार्य की प्रगति को हम नियंत्रित भी कर सकें, उनकी प्रगति को जान भी सकें, उनकी जो शेष जो हमारे लक्ष्य रह गए हैं उनका हम मूल्यांकन भी कर सकें। तो इस तरह का सिद्धांत की बात मैक्स वेबर ने कही है। जो मैंने ये पहले ही बता दिया, मैक्स वेबर तथा मार्टन ने नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैक्स वेबर ने नौकरशाही प्रबंध के लिए 5 उप सिद्धांत बताए हैं। पहला है श्रेणीबद्ध संरचना, दूसरा इसमें है श्रम विभाजन, तीसरा है नियमों द्वारा नियंत्रण, चौथा है निवैयक्तिक संबंध। निवैयक्तिक संबंध से अगला है प्रतीक
अब स्थापन, आप इनको देख रहे होंगे। अगर बात हम पहले इनकी करें, श्रेणीबद्ध संरचना क्या होती है? श्रेणीबद्ध जो संरचना है उसके अंतर्गत, इस संरचना के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था में संलग्न कर्मचारियों की क्रमबद्धता निश्चित करके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए कार्य विभाजन का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करता है। मतलब श्रेणीबद्ध का मतलब जो मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत है उसमें एक ग्रेडिंग होती है, ग्रेडेड स्ट्रक्चर होती है। मतलब एक ए श्रेणी का कर्मचारी है, बी का है, तो इसमें क्या है? स्टैटिकल है, अलग अलग। और जो अधीनस्थ हैं उनके लिए अलग नियम हैं, जो उपरोक्त जो अधिकारी हैं उनके लिए अलग, सबके काम बटे हुए हैं और एक एक कैडर में इस तरह की व्यवस्था दी गई है। पहला। दूसरा है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन में इसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी को उसकी योग्यता या किस प्रकार का उसने प्रशिक्षण लिया है या किस प्रकार की कार्य दक्षता है और अभिरुचि एवं अनुभव के आधार पर कार्य करने के लिए दिया जाता है बच्चों। इससे आगे नियमों द्वारा नियंत्रण। इस संरचना के अंतर्गत प्रत्येक कार्य, व्यवहार, संप्रेषण इत्यादि के विषय में निश्चित नियम निर्धारित होते हैं जिससे संगठन में समरूपता, स्थिरता एवं एकता बनी रहती है। श्रम विभाजन हो गया, नियमों द्वारा नियंत्रण मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं निव्यक्तिक संबंध। निव्यक्तिक संबंध से मतलब है संगठन में कार्यरत समस्त उच्च अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी एवं सहकर्मी के मध्य निव्यक्तिक संबंध होते हैं। इसमें व्यक्तिक संबंधों का अभाव होता है। मतलब सारे क्या होते हैं? फॉर्मल जो रिलेशन होते हैं इन कर्मचारियों के बीच, इनफॉर्मल का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इनके व्यवहार का निर्धारण स्तरीकृत आचार संहिता के आधार पर निर्धारित होता है। अर्थात जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। ठीक है, ये इसमें आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आइए आगे चलते हैं। वेबर के आदर्श नौकरशाही प्रणाली के दो प्रमुख सिद्धांत बताए हैं बच्चों इन्होंने। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको लिखा है, विशेषज्ञता। विशेषज्ञता मीन्स स्पेशलाइजेशन। इसके अंतर्गत योग्य कार्य का विभाजन छोटे छोटे कार्यांशों में किया जाता है। जो कार्य होने वाला है उसको वो छोटे छोटे कार्य भी विशेषज्ञ लोग करें और प्रत्येक कार्यांश विशेष व्यक्ति के द्वारा निष्पादित किया जाता है। कार्य निष्पादन करने वाले अधिकारियों की एक श्रेणीबद्ध संरचना होती है तथा प्रत्येक के कार्य करने की सीमा निर्धारित की जाती है। क्या की जाती है बच्चों? सीमा निर्धारित की जाती है और इसके साथ साथ उत्तरदायित्व का दायरा भी निश्चित होता है। तो क्या है? एक सीमा निर्धारण और दूसरा क्या बताया बच्चों? उत्तरदायित्व। दो चीज़ें इसमें मुख्य रूप से यूज़ होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा किए गए कार्य को निष्पादित करने के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारी दी जाती है, उत्तरदायित्व दिया जाता है, सीमा निर्धारित की जाती है। आदर्श नौकरशाही का मानना है कि विशेषज्ञता के कारण प्रशिक्षण पर होने वाला जो व्यय है वो कम किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। नेक्स्ट बिंदु है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। आदर्श नौकरशाही का दूसरा प्रमुख स्तंभ है समन्वय। संपूर्ण कार्य को विशेषता के आधार पर छोटे छोटे अंशों में बांटा जाता है। इन अलग अलग कार्यों के अंशों को तारतम्य युक्त एकता में पुनर्गठित करने का कार्य समन्वय द्वारा संपादित किया जाता है। जो विशेषज्ञ छोटे छोटे कार्यांशों के माध्यम से उस कार्य को करते हैं तो उन किए गए कार्य को एकीकृत करके, इंटीग्रेटेड कर एक कंप्लीट वर्क फॉर्म में समन्वय को करना होता है। और ये समन्वय का काम कौन करता है? केंद्रीय कार्यालय करता है। और वो किन आधार पर करता है? एक तो क्रमागत का मतलब है पहले राज्य से मंडल स्तर पर, मंडल स्तर से जिला स्तर तक, जिला स्तर से और नीचे की जो भी संस्थाएं हैं उसके आधार पर एक क्रम होता है। एक नियम प्रणाली, जो नियम है, नियम प्रणाली
नियम प्रणाली के मध्य वो उसके एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, जो नियम है उनके अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। तथा निव्यक्तिकता, और इसमें कोई व्यक्तिक चीज़ें नहीं है बल्कि ये फॉर्मल चीज़ है। इसमें ये 3 चीज़ों का तीसरा हमने बताया, ये यहाँ जगह नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। तीसरा हमने बताया निव्यक्तिक जो संबंध है, इसके आधार पर जो समन्वय होता है, ये 3 चीज़ें हमने आपको बताई बच्चों। ये आज का जो मुख्य बातें थी, आज हमने किन किन इश्यूज़ पर डिस्कशन किया। एक तो प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत में विद्यालय प्रबंधन को रिकॉल कराया। रिकॉल के साथ साथ जो शैक्षिक प्रशासन का एक रेखा चित्र के माध्यम से उसको क्लियर करने की कोशिश करी, और उसके बाद में हमने शैक्षिक प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत के बारे में चर्चा करी। उसके 5 उप सिद्धांत बताए गए, और उस 5 सिद्धांत के अलावा जो 2 प्रमुख सिद्धांत है आदर्श नौकरशाही प्रणाली की, एक विशेषज्ञता जो स्क्रीन पर है भी, और दूसरा समन्वय। इसके माध्यम से हमने उसके नौकरशाही सिद्धांत को, या इसको इंग्लिश में ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। कोई भी अगर आपको समस्या है तो वो आप मुझको कमेंट्स करके अवश्य बताएं, और फीडबैक ज़रूरी है। जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।